अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अबाउट द थ्योरीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए थे, 2 क्वेश्चंस थे, वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड टोटल नोड्स, एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स ऑफ 4D। तो 4D का हमने क्या करना है, टोटल नोड्स फाइंड करने हैं, ठीक है, एंगुलर नोड्स फाइंड करने हैं और रेडियल नोड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। टोटल नोड्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है n-1 होता है, ठीक है। जो हमारे पास एंगुलर नोड होता है, ठीक है, वो हमारे पास l की इक्वल होता है और जो रेडियल नोड होता है वो हमारे पास n-l-1, ठीक है। अब ये 4D है, इसमें ये वाला होता है, ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब अगर ये n की वैल्यू 4 है तो हमारे पास टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये जो d है इसकी l वैल्यू क्या होगी, s की हमारे पास 0 होती है, p की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, d की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2 होती है और f की वैल्यू हमारे पास 3 होती है। ये l वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर d है तो d की क्या वैल्यू है, 2। सो हमारे पास जो एंगुलर नोड्स होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं रेडियल नोड्स। n की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है, माइनस l क्या है, l हमने बात की ना कि 2 है, 4 माइनस 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल 2 माइनस 1 1, ठीक है। तो ये बस ये इसका सिंपल सा जो है वो सोल्यूशन था, ठीक है। 4D में टोटल नोड्स हमारे पास 3 है, एंगुलर नोड्स उसमें 2 हैं और रेडियल नोड्स उसमें 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन डबल्स देन द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बिकम। तो इसका सिंपल रिलेशन है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज की पावर 4। तो ये हमारे पास 16 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बस इसका ये सोल्यूशन था। तो हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास पहला टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, ठीक है। उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास ये वेस्पर थ्योरी प्रपोज किसने की थी, ठीक है। सेकंड थिंग इज डैट कि हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो दो चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, दूसरा लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये बातें आप लोगों के ध्यान में होनी चाहिए। थ्योरी के पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर ये एमसीक्यू में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस मॉडल में बोला है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्यूपाइज द मोर स्पेस, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि लोन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है या बॉन्ड पेयर करता है, तो लोन पेयर सबसे ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। फर्दर मोर ये कहता है कि बोथ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स कहता है कि डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को कौन डिटरमाइन करता है, लोन पेयर भी करता है और बॉन्ड पेयर भी करता है, ये भी आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन की उसने जो है वो बताई है रिलेशन कि लोन पेयर जो है वो है ज़्यादा जो है वो रिपल्शन जो है वो काज करता है एज़ कम्पेयर टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये जो है वो ज़्यादा वो रिपल्शन काज करता है एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। रिलेशन आपको बहुत मस्त पता होना चाहिए, अक्सर ये एमसीक्यू में आ जाता है। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन में यहाँ पर ये जो चीज़ें इन्होंने पैराग्राफ्स में लिखी हुई हैं, तो ये चीज़ उन्होंने फर्दर आगे आकर यहाँ पर इस टेबल में भी जो है वो डिस्क्राइब की है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल है, उसको आप लोगों को लोन पेयर, उसका बॉन्ड पेयर, उसके टोटल जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोग इस टेबल को रट लें, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू आते हैं और हर टेस्ट में आते हैं तकरीबन। तो ये जब आप इस टेबल को रट लेंगे तो आपके 1 से 2 एमसीक्यू जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसको आप लोगों ने खुद ही जो है वो कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हमारे पास पहले ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास वेस्पर कौन कौन से पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये चीज़ आप लोग पता होनी चाहिए। और सेकंड थिंग इज़ डैट कि हमारे पास ये जो वीबीटी थ्योरी है ये किसने प्रपोज की थी। सेकंड थिंग इज़ डैट कि हमारे पास इसने जो है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, इसने बेसिकली एक्सप्लेन किया था बॉन्ड एनर्जीज को, बॉन्ड लेंथ्स को और शेप ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ आप लोगों के ध्यान में मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। फर्दर मोर हम लोग आगे नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर उसने बात की है
कि जितने ज़्यादा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उतने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। उसने यही लिखा कि द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स दैट जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने बॉन्ड्स बनेंगे। फर्दर मोर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, हाँ आप लोगों को बॉन्ड एक्सेस का पता होना चाहिए कि बॉन्ड एक्सेस क्या है, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अ लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड, इज कॉल्ड बॉन्ड एक्सेस। एक और चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिट इन ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स एनर्जी इज रिलीज्ड, मीन्स दैट ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अक्सर एमसीक्यू हो जाता है कि हमारे पास ओवरलैपिंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग हमारे पास क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो जिनको हम लोग बेसिकली इग्नोर करते हैं, लेकिन मेन टेस्ट के अंदर यही जो है वो पॉइंट्स जो है एमसीक्यू में आए होते हैं, फिर हम लोग वहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने हर छोटी छोटी चीज़ पर नज़र रखनी है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से मिलकर बनता है, और पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से मिलकर बनता है, ठीक है। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, ये पता होना चाहिए। द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एनी टू एटम्स इज अ सिग्मा बॉन्ड, हमेशा जब किसी भी दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो पहले वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। हुज एक्सेस आर पैरेलल होते हैं, एक्सेस उसके पैरेलल होते हैं, ये मस्ट भी कोप्लेनर होने चाहिए, एक्सेस मस्ट भी पैरेलल, ठीक है। तीन चीज़ें याद रखनी है, एक तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, और इनकी जो ये होती है एक्सेस होते हैं ये पैरेलल होने चाहिए और ये कोप्लेनर होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों ने ध्यान में रखिए कि हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड होता है ये अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। सिग्मा की हम लोगों ने बात की थी कि वो सिमेट्रिकल होता है और पाई बॉन्ड अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। फर्दर मोर ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन द रीजन अबव एंड बिलो द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द टू एक्सेस, ठीक है। यहाँ पर हमने बोला कि अबव एंड बिलो होता है, लेकिन सिग्मा के केस में हमने बोला था कि बिटवीन द टू न्यूक्लियाइज हमने बात की थी, ये है टू न्यूक्लियाइज, ठीक है ये। और यहाँ पर हमने बात की है कि ये अबव एंड बिलो द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाइज। एक और चीज़ ध्यान में रखें कि हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीकर होता है देन द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड होता है सॉरी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ये ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती, ठीक है। रिमाइंडर में कहते हैं कि इन केस ऑफ द पाई बॉन्ड हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ग्रेटर होती है, ठीक है। फर्दर ये जो पॉइंट नंबर इसके साथ है आप लोगों को पता होना चाहिए कि नोडल प्लेन्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने दूसरे पॉइंट बोला है कि ओनली प्योर पैरेलल कोप्लेनर हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स ऑन द एडजेसेंट एटम्स कैन फॉर्म द पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड्स कौन कौन बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, वो कंडीशन उसने बताई है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कंडीशन, ठीक है। लास्ट पॉइंट उसने बोला कि ओवरलैपिंग ऑफ एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस अ सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी पॉइंट आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पर दो तीन और अहम बातें हैं कि हमारे पास ये जो क्लोरीन एटम्स होते हैं इसमें हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। फर्दर यहाँ पर जो है वो उसने बताया कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन एटम होते हैं, ठीक है, इसमें दो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। नाइट्रोजन में हमारे पास तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि नंबर ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था, जो कि फर्दर हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करेगी आगे जाकर। यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन लिखी हुई थी, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। फर्दर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें हमारे पास s का जो करेक्टर ये 1:3 है, s का करेक्टर 25 और p का हमारे पास 75 है। ये अक्सर MCQ में आते हैं ये चीज़ें, ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रख लेनी है। अब यहाँ पर उसने बात की है कि हमारे पास मीथेन जो है, मीथेन अमोनिया और वाटर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर या मीथेन या जो भी इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और इनका बॉन्ड एंगल हमारे पास 109.5 होता है, तो ये आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने अमोनिया के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, इसमें जैसे दो तीन चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखें। एक तो ये कि हमारे पास ये जो है पैरामेटल मॉलिक्यूल होता है, बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए 107.5, और एक और उन्होंने पॉइंट मेंशन किया जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो ये लोन पेयर
बॉन्ड पे रिपल्शन होती है ग्रेटर होती है दैन द बॉन्ड पे रिपल्शन, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी जो है पीछे पढ़ चुके हैं, ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए। फर्दर उसने वाटर की जो है वो ज्योमेट्री एक्सप्लेन किया। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप लोगों को इसकी शेप को पता हो कि वी शेप होती है और एंगल हमारे पास बॉन्ड एंगल हमारे पास 104.5 होता है। SP2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो ये बनाते हैं और 120 डिग्री जो है उनका बॉन्ड एंगल होता है। फर्दर मोर ये कि हमारे पास इसमें एस कैरेक्टर 33.3% होता है और पी कैरेक्टर हमारे पास 66.7% जो है वो पी कैरेक्टर होता है। फर्दर आप लोगों ने इसकी एग्जांपल देखनी है कि हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, क्या कौन कौन से वो चीज़ें हमारे पास SP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो करती है। फॉर एग्जांपल BF3 हमारे पास जो है वो ये SP2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। इसमें बॉन्ड एंगल की बात की है तो वो हमारे पास 120 होता है। फर्दर मुझे ट्रायंगुलर प्लेनर जो है वो शो करता है। इथीन की बात की है, इथीन भी हमारे पास SP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इसकी हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर शेप्ड होती है और हमारे पास इसका एंगल जो है वो 120 डिग्री जो है वो बॉन्ड एंगल होता है। फर्दर मोर ये कि हमारे पास उसने SP हाइब्रिडाइजेशन की बात की है तो उसने बोला कि इसकी शेप हमारे पास लीनियर होती है। एंगल हमारे पास इसमें 180 डिग्री होता है। 50% इसमें S कैरेक्टर होता है और 50% P कैरेक्टर होता है। अच्छा, मोस्टली हमारे पास वो SP2 की वो एग्जाम में पूछते हैं कि हमारे पास इसमें S कैरेक्टर कितना होता है और P कैरेक्टर कितना होता है, तो वो भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पर इसमें कुछ एग्जांपल्स वो बता रहा है, ठीक है। BeCl2 है, C2H2 है, तो ये हमारे पास SP हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो शो करते हैं। इथाइन जो है या एसिटाइलिन जो है वो हमारे पास ये शो करता है SP हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इट्स फेल टू एक्सप्लेन It failed to explain the formation of the coordinate covalent bond. It failed to explain the formation of the electron molecular ion. It failed to explain the paramagnetic behavior of the ऑक्सीजन मालिक्यूल। तो ये जितने भी हमारे पास पॉइंट थे ये आगे जाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग इसको देख लेते हैं क्योंकि नहीं पता चल रहा PMC जो है अक्सर जो है आउट ऑफ सिलेबस MCQ भी उठाकर दे देती है, तो आप लोग बस इसको थोड़ा रीड कर लें। तो इसमें आप लोगों ने देखना क्या क्या है। एक तो ये कि ये प्रपोज किसने की थी। फर्दर मोर ये कि हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है। जो लोअर एनर्जी वाले होते हैं हमारे पास वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। जो हायर एनर्जी वाले होते हैं ना ऑर्बिटल्स, उनको हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। फर्दर जो है वो इस टॉपिक में तो आपको उनको बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जो है वो पता हो कि हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, ये है। और फर्दर हमारे पास बुक में कुछ बॉन्ड ऑर्डर्स जो है उन्होंने फाइंड करके लिखे हुए हैं, तो वो जस्ट आप लोग अपने जहन में रख लें, बस इतना काफ़ी होगा इसमें। अब जिस तरह हाइड्रोजन के हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितने 1 है, हीलियम का कितने 0 है, लिथियम का कितने 1 है। तो इनके बॉन्ड ऑर्डर्स जो है उस पर कम से कम आपकी बुक के जो एग्जांपल्स है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग आप देख सकते हो और ये आप लोगों ने याद कर लेना है। 2-3 ही हैं, इतने ज़्यादा है भी नहीं। अच्छा जी, अब हम लोग कुछ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देख लेते हैं बिटवीन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दोनों थ्योरी ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। बोथ द मेथड्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो असल में ये जो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ होती है ये बंदे को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो क्लियर जो कट जो है वो कॉन्सेप्ट दे देती हैं, ठीक है, अबाउट 2 थिंग्स। अब हम लोग डिफरेंसेस देख लें तो हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों भी कम से कम जहन में रख लेना होता है क्योंकि अक्सर नहीं पता चलता है, MCQ आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर हो ही जाता है। डिफरेंसेस देखते हैं हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जबकि हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने बोला कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इंटरैक्टिंग एटम्स जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसने जो है पैरामैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है डज नॉट एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द हीलियम मॉलिक्यूल, लेकिन इसने एक्सप्लेन किया था। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रख लेनी, अक्सर यहाँ से MCQ बनकर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी, इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ कि हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। फर्दर मुझे इट इज़ मेड ऑफ एंथैल्पी है 298 केल्विन, ठीक है। फर्दर मुझे एक एंथैल्पी चेंजेस स्प्लिटिंग ऑफ, ये एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखी हुई, तो ये आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। यूनिट इसका किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है, एंथैल्पी का। फर्दर यहाँ पर उसने लिखा है कि जो हमारे पास
पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये भी आप लोगों के जहन में ट्रेंड्स लाजमी आप लोग अपने जहन में बताया करें, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स में कुछ उसने बताया हुआ कि H2 की कितनी इंथैल्पी है, क्लोरीन की कितनी है, HCl की कितनी है। तो ये वैल्यूज़ जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप इनको देख कर इनका ट्रेंड बना लिया करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास H2 की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 436 है, उसके बाद 431 है HCl की। सो H2 की हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है देन HCl, और इसकी जो है वो ज़्यादा देन Cl2 क्लोरीन के। तो इस तरह से आप लोग ट्रेंड बना लिया करें, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज़ याद करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये वैल्यूज़ एग्जाम में आती भी नहीं है। अगर आई भी तो वो ट्रेंड जो है वो बनाकर पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनके ट्रेंड बनाकर साइड पे लिख लिया करें, ताकि जब जब आप इनको रिवाइज करें तो ये आप लोगों के जहन में बैठती जाएँ, ठीक है। और अगर आप लोग को ट्रेंड भी याद हुआ ना तो आप लोग ये एस्टीमेट लगा सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज़ डैट अगर कोई याद करना चाहता है तो कर ले, वैसे बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अब आगे जाकर आप लोग ये चार्ट्स देखोगे, इतने ज़्यादा चार्ट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, तो ये बंदा याद नहीं कर सकता, ठीक है। तो लिहाजा आप इनका ट्रेंड बनाकर उस तरह से याद कर लिया करें। अब आयोनिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड एनर्जी, तो ये डिपेंड करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। साइज़ ऑफ बॉन्ड एटम पर डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पर जो है वो डिपेंड करता है, बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास जब उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा और उतनी ज़्यादा हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर और बॉन्ड एनर्जी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की। तो ये आप लोगों ने देख लेना है किसके साथ किसका डायरेक्ट रिलेशन है, किसका इन्वर्स है। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है, ताकि अगर आप लोगों से कम से कम वो ये पूछे कि बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज़्यादा, तो आपको कुछ एस्टीमेट सब जो है वो हो जाए कि यार इसकी ज़्यादा हो सकती है, इसकी कम हो सकती है। मोस्टली वो ट्रेंड्स पूछ रहे होते हैं MCQs के अंदर कि किसकी जो है बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ट्रेंड्स बनाकर स्पेशली कम से कम और कुछ नहीं तो आपकी बुक की जो एग्जांपल्स दी हैं जिस तरह आप ये हैं तो इनको भी आप लोग याद कर लो, मोस्टली यही चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये आई थिंक इनफ होंगी। तो ये आगे उन्होंने रिलेशन ही एक्सप्लेन किए हैं जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, साइज़ ऑफ बॉन्ड एटम्स के साथ इसका इन्वर्स है, और हमारे पास बॉन्ड लेंथ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये आगे उन्होंने ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो ये यही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हो। अच्छा, फर्दर मोर ये यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर द आयोनिक करेक्टर, ठीक है, हिंस मोर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। तो इस तरह से ट्रेंड्स वगैरह आप लोग देख लिया करें और उनको जहन में रख लिया करें। यहाँ पर एक पॉइंट लिखे द स्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू द आयोनिक करेक्टर। क्वेश्चन आ सकता है ना, ये आयोनिक करेक्टर की वजह से होती है या कोवेलेंट करेक्टर की वजह से होती है। तो स्टेबिलिटी हमारे पास ये आयोनिक करेक्टर की वजह से होती है। अब बॉन्ड लेंथ आ जाती है, तो आप लोगों को डेफिनेशन तो ऑब्वियसली पता होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि मेयर, अब इसको बॉन्ड लेंथ को हम लोग मेयर कैसे करते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इसको एक्सरे से करते हैं, डायफ्रैक्शन से करते हैं, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन से करते हैं, एंड ये क्या लिखा हुआ है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग जो है बॉन्ड लेंथ को जो है वो मेजर करते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्दर हमारे पास कुछ कोवेलेंट रेडियस की और इस तरह की डेफिनेशन है जो हाईलाइटेड है, आप वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। मैंने पहले बोला था कि मैं हर चीज़ रीड नहीं करूँगा। अब यहाँ पर इस टेबल की बात करें तो अब हम लोग वैल्यूज़, मैंने पहले ही बोला कि हम लोग वैल्यूज़ को याद नहीं कर सकते, तो आप लोग ट्रेंड बनाकर लिख ले करें। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आयोडीन की ज़्यादा, दैन ब्रोमीन, दैन क्लोरीन, दैन फ्लोरीन। तो इस तरह से आप लोग ट्रेंड बनाकर लिख लिया करें, उनको याद कर लिया करें। सॉरी, ये कोवेलेंट रेडियस की बात हो रही है और बॉन्ड लेंथ की। यहाँ पर उसने बात किया कि बॉन्ड लेंथ इज आल्सो अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन भी अफेक्ट करती है बॉन्ड लेंथ को, ठीक है। यहाँ पर अब इस टेबल, ये टेबल है, आप लोग इसका जो है इस तरह से जो है वो ट्रेंड बनाकर लिख लें इस टेबल का भी। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है कि बॉन्ड्स आर शेयर्ड बाय इंक्रीजिंग द एस कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि अक्सर डायरेक्ट भी आ जाते हैं और अक्सर जो है वो एप्लीकेशंस बनकर भी आ जाती हैं। अब यहाँ पर उसने बात की है प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड हमारे पास उसका डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। और इसको हम लोग कूलम्स मीटर के साथ जो है वो इसका ऐसा यूनिट है, एंड कॉमन यूनिट इसका डिबाई है, अक्सर MCQ में आ जाता है, एंड 1 डिबाई किसकी इक्वल है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। फर्दर हम लोग डाइपोल मोमेंट्स में बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस पर, ठीक है। पहली बात तो ये कि डिटरमाइन करते हैं पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जीरो डाइपोल मूवमेंट जब होगा ना तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, ठीक है। जब भी किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, बिकॉज कहते हैं सॉरी बेंजीन हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट,
बेंजीन का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, सो इट इज़ नॉन पोलर, ठीक है। बट क्लोरोबेनिजीन हैज़ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.2 D, सो इट इज़ पोलर। तो अब एमसीक्यू में आ सकता है बेंजीन हमारे पास क्या है, पोलर है नॉन पोलर है, तो आप लोग बात कर सकते हो कि इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 होता है, तो इट इज़ अ नॉन पोलर। या फिर आप लोगों से अगर वो पूछे कि हमारे पास बेंजीन का डाइपोल मोमेंट क्या है, तो आप लोगों को अगर ये पता हो कि हाँ ये तो नॉन पोलर होता है, तो फिर आप लोग इजीली एस्टिमेट लगा सकते हो कि हाँ फिर इसका तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा। और यहाँ पर उसने क्लोरोपेनिजीन का जो है वो डाइपोल मोमेंट जो है बुक में दिया हुआ है, तो ये लाजमी आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग इसको रट लो। 1.2 डिबाई है क्लोरोपेनिजीन का डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट हमारे पास ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये हमारे पास जो है वो प्रेडिक्ट करता है आइसोमर्स को। किस तरह प्रेडिक्ट करते हैं आप लोग ये रीड कर सकते हैं। बाय द वे जस्ट फर्दर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन का पता हो, ठीक है। एक तो हमने बात की कि ये हमारे पास जो है वो पोलरिटी बताता है। सेकंड थिंग इज़ डैट कि ये हमारे पास जो है वो आइसोमर्स के बारे में प्रेडिक्शन देता है। थर्ड ये कि हमारे पास ये कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन द बॉन्ड। बस ये पता हो, दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास सोलिबिलिटी की, ठीक है। सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास जो है वो आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ एमसीक्यूज़, अब लाजमी नहीं है कि ये एमसीक्यूज़ एज इट इज़ डायरेक्ट उठाकर आपके एमसीक्यू में जाए। आप लोगों ने पीएमसी का सिलेबस देखा होगा, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि हम लोग 20 या 30% जो एमसीक्यूज़ होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे। तो एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ यहाँ से ही बनते हैं, ठीक है। अब वो ये चीज़ आप लोगों को डायरेक्ट उठाकर एमसीक्यू में नहीं देंगे। अब वो आप लोगों को कुछ आयोनिक मालिक्यूल्स दे देंगे और कुछ एक नॉन आयोनिक दे देंगे, तो बोलेगा कि हमारे पास इसमें से कौन सा जो मालिक्यूल है वो सोल्यूबल है वाटर के अंदर। तो आप लोग फिर उसमें पहले आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें से कौन सा आयोनिक है कौन सा नॉन आयोनिक है। तो जो आयोनिक होगा वो हमारे पास वाटर में सोल्यूबल होगा, जो नॉन आयोनिक होंगे वो सोल्यूबल नहीं होंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज। तो इस पर आप लोगों ने फोकस करना थोड़ी बहुत। और ये हमारे आपके प्रिपेयर कैसे होंगे, आप इन पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट बुक्स फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाते हैं पॉइंट्स। फर्दर हमारे पास नॉन डायरेक्शनल नेचर उसने एक्सप्लेन की। उसने बोला कि हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होते हैं एंड दे डू नॉट शो द फेनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। अब इस तरह इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज किस तरह से आ जाता है, वो पूछ सकते हैं कि हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो आइसोमरिज्म, ठीक है। तो जो आयोनिक बॉन्ड होंगे वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा तो आप उनको बोलोगे कि ये आइसोमरिज्म शो नहीं करता। तो इन क्वेश्चंस को कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे पास वो डायरेक्शनल नेचर होता है, ठीक है। नॉन रिजिड होते हैं और ये डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास इनका रैपिड रिएक्शन होता है और कोवेलेंट बॉन्ड्स का जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। ये उसने बात की स्लो रिएक्शन होता है। डेंसिटी हमारे पास उसने बात की कि आयोनिक क्रिस्टल्स की डेंसिटी जो है वो हाई होती है। अब आप लोगों से क्वेश्चन आ जाता है ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई डेंसिटी। तो जिनका हमारे पास जो आयोनिक क्रिस्टल्स होंगे ना उनकी डेंसिटी हाई होगी। तो पहले आप लोगों ने ये आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सा आयोनिक है कौन सा नॉन आयोनिक है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं तो डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनकी एग्जांपल्स आप लोगों के ज़हन में मस्ट होनी चाहिए। ये आप लोगों ने खुद जो है वो देख लेनी है कि हमारे पास आयोनिक सॉलिड की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मेटालिक की कौन कौन सी है, तो अक्सर यहाँ से एमसीक्यू आता है। फर्दर आप लोग एक पॉइंट देख लें कि हमारे पास ये जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं इसमें हमारे पास हाई कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स हमारे पास है, इसमें उसने बात की है कि ये इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो लो होता है। ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, ये हार्डेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। फर्दर मोर यहाँ पर लास्ट पे उसने डायमंड का कुछ बताया हुआ टेम्परेचर था कि डायमंड सब्लाइम्स एट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए। और यहाँ से हम सीख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कार्बन, ठीक है। डायमंड के अंदर 4 होता है, सिलिकॉन के अंदर भी 4 होता है एंड जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है इन क्वाड्स इज़ 2। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 जिसके हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया। आप लोगों ने एक्सरसाइज की एमसीक्यूज एक्सरसाइज की जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। और इन दिस एंड डैट में हम लोगों ने आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट करवा लिया। कुछ रिलेशंस है जो कि हम लोग फर्दर आगे जाकर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 3 से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिखे हैं, वो तो हम लोग देख लेते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये उनकी शेप्स हैं, ये उनके एंगल्स लिखे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को जो है एमसीक्यू में हाइब्रिडाइजेशन का पूछा जाए और आपको उसकी ज्योमेट्री का पता तो आप लोग इजीली एस्टिमेट लगा सकते हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी,
ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई तो उसको टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा, dsp2 हुई तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा, dsp3 हुई तो वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, और d2sp3 हुई तो वो ऑक्टोहेड्रल होगा। ठीक है। फर्दर मोर ये डेट के हमारे पास जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। जितने हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, एंड वाइस वर्सा। बॉन्ड एंगल हमारे पास इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, directly proportional to the S character, inversely proportional to the bond length, and it is also inversely proportional to the electronegativity of the side atoms, and it is directly proportional to the electronegativity of the central atoms। तो ये जितने भी रिलेशंस हैं ये डायरेक्टली इस तरह से MCQ में नहीं आते, ठीक है। इनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनकर MCQ में आते हैं, तो आप लोगों ने उस तरह से इनको क्लियर करना है, ठीक है। जस्ट इनको ध्यान में रखें और इन पर MCQs की प्रैक्टिस करें एज मच एज यू कैन, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। अदरवाइज़ आप लोग इनको याद करते रहोगे, पहले तो ये आप लोगों को याद नहीं होगी, भूल जाएंगे। अगर याद हो भी गई तो ये आप लोगों को जो है वो MCQs में उस तरह से आप लोगों को हेल्प नहीं करेंगे जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन ऑर्डर्स को देख लेना है, इन रिलेशंस को, और उस पर MCQs की प्रैक्टिस करनी है। बॉन्ड एनर्जी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ग्रेटर होती है, दैन sp की ग्रेटर होती है sp2 से, और उसकी इन दोनों की ग्रेटर होती है sp3 से। ये आप लोगों ने रिलेशन ध्यान में रख लेना, अक्सर यहाँ से MCQ आ जाता है। बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन आप लोग देख लें कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी एंड साइज ऑफ द एटम, it is directly proportional to the electronegativity difference and S character, it is inversely proportional to the reactivity। तो ये ऑर्डर्स आप लोगों ने रिलेशंस देख लेने और इन पर MCQs की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड लेंथ के रिलेशन है कि ये बॉन्ड ऑर्डर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। लास्ट पे डाइपोल मोमेंट हमारे पास ये पोलैरिटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगी मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा पोलर होगा, ठीक है। और जितनी कम जो है वो उसकी डाइपोल मोमेंट होगी तो वो उतना ज़्यादा नॉन पोलर होगा, या वो उतना कम पोलर है उसकी पोलैरिटी होगी। तो ये थे कुछ रिलेशंस, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो मैं आप लोगों को जो है वो सेंड भी कर सकता हूँ, अदरवाइज आप लोग वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले सकते हो। लास्ट पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है तो जो कि आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 0.917 एंगस्ट्रॉम्स। तो ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ NH3। अमोनिया में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक बिहेवियर। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, तो इनके आयनिक बिहेवियर आप लोगों ने चेक करके बताने हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑर्डर में है। ये था जी आप लोगों का चैप्टर नंबर 3। इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।